वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इंफॉर्मेशन मीन्स की टेस्ट सीरीज के बारे में 8 फुल लेंथ पेपर्स होंगे। क्वेश्चंस को यूपीएससी ट्रेंड पे तैयार किया जाएगा और कंटेंट भी अवेलेबल होगा। कॉपीज को बेहतर तरीके से वैल्यूएट किया जाएगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि मेरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि माइरिस्टिका, यू कैन से माइरिस्टिका जो स्वैम्प ट्री फ्रॉग है उसे फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? केरला के थिरुस्सूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर कहाँ? थिरुस्सूर डिस्ट्रिक्ट का जो वजिचल रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर इसे आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक वर्ड पकड़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ट्री फ्रॉग ये समझना आसान है, मतलब एक मेढक जो ऐसे किसी पेड़ पर रहता होगा। अब यहाँ पर स्वैम्प का क्या मतलब है? देखिए, स्वैम्प एक तरीके का वेटलैंड होता है। वेटलैंड एक शैलो वाटर रीजन होता है, मतलब जहाँ पर पानी छिछला होता है। एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन होता है। ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पर लैंड है, तो ये जो बीच का एरिया है ट्रांजिशन वाला, इसे यूजुअली आप स्वैम्प बोल सकते हैं, जहाँ पर छिछला पानी होता है। अब अगर इस वेटलैंड में केवल ग्रासेस हैं तो इसे मार्श कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेटलैंड, ठीक है, मार्श। और अगर यहाँ पर पेड़ भी हों तो उसे स्वैम्प कहा जाता है। यहाँ पर हम स्वैम्प कह रहे हैं, मतलब अ टाइप ऑफ वेटलैंड जिसमें पेड़ पाए जाते हैं, तभी तो ये ट्री फ्रॉग वहाँ ट्री पे रहेगा। अब बात करते हैं माइरिस्टिका क्या है। देखिए, माइरिस्टिका जो है वो एक टाइप ऑफ ट्री है जो कि माइरिस्टिकाई एक जीनस है, उससे बिलोंग करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्री। तो इस स्वैम्प वाले एरिया में माइरिस्टिका ट्री पाया जाता है, इसीलिए इस पूरे रीजन को माइरिस्टिका स्वैम्प कहा जाता है। अब वहाँ के पेड़ों पर ये फ्रॉग मिला है तो इसे माइरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग कह दिया गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो माइरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग जो है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का, मतलब केवल वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ये फ्रॉग्स बहुत ही रेयर हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये केवल पेड़ों पे रहते हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, ये जो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें कुछ हफ्तों के लिए ही बाहर आते हैं। ब्रीडिंग बिहेवियर भी इनका काफ़ी यूनिक है बाकी फ्रॉक्स के उससे अलग। ये मानसून शुरू होने के पहले ही अपनी ब्रीडिंग जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं, मई महीने के आसपास। ये जून में अपने पीक पर होते हैं और मानसून के पहले जो इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है वो समाप्त हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन जब इनका खत्म होने वाला होता है तो उसके थोड़ा सा पहले ही जो फीमेल फ्रॉक्स होती हैं, मतलब जब स्टार्ट होने वाला होता है, ऑब्वियसली ये कहने का मतलब है, तो ये अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ ज़मीन पर उतरते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे। वहाँ पे थोड़ा ज़मीन को खोद कर अंडे वगैरह देते हैं, सेते हैं, और उसके बाद ये वापस पेड़ों पे हाई कैनोपीज में चढ़ जाते हैं, तो मिलते नहीं हैं। और उसके बाद वो नेक्स्ट ब्रीडिंग पीरियड में ही वापस नीचे आते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माइरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 होस्ट किया वर्चुअली। कोविड-19 चल रहा है तो सब कुछ वर्चुअली ही हो रहा है, तो इन तीनों ने मिलकर इसे होस्ट किया है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो अडॉप्ट किया गया था 2015 में, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स वाई इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो समिट है इसमें प्रयास ये किया गया कि सभी देश एक बार फिर से सामने आएं और जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको एक बार नया करें, कुछ इस तरीके से, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें। इस समिट में क्या निकल कर आया? यूनाइटेड किंगडम ने ये प्लेज किया कि जो क्लाइमेट फाइनेंस में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब दुनिया में क्लाइमेट चेंज को हम लड़ सकें, उसके लिए जो यूके का कंट्रीब्यूशन है वो उसको अगले 5 सालों में डबल कर देंगे और $15.5 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये कहा कि 2025 तक उनका जो 50% इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सेक्टर में जाएगा, जो उसको प्रिजर्व करे, बचाए। क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट की भी बात की गई, जहां पर यह कहा गया कि जो ऐसे प्लान्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे, सपोर्ट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला कि इंडिया ना केवल पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स को अचीव करने के बिल्कुल ट्रैक पर है, बल्कि हमने एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड काम किया है। तो ये बातें इस एम्बिशन में या इस समिट में निकल कर आती हैं। पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट में इंडिया की प्रोग्रेस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया ने
2005 के लेवल पर जो अपना एमिशन है वो 21% तक कम कर दिया है। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है। एट द सेम टाइम इंडिया का टारगेट 2020 तक 175 गीगावाट का है, जो कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इंडिया ने देखिए सोलर कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ा लिया है। पहले हमारी कैपेसिटी 2.63 गीगावाट की हुआ करती थी इन 2014 और अब ये बढ़कर 36 गीगावाट की हो चुकी है इन 2020। वर्ल्ड स्टेज पर हम देखते हैं तो इंडिया ने दो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं, एक सोलर अलायंस और दूसरा कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम ऐसा इंफ्रा डेवलप कर सकें जो डिजास्टर को बियर कर सके, सह सके। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो इस एग्रीमेंट को UNFCCC का जो COP21 था उसमें पेरिस में 2015 में अडॉप्ट किया गया था। उद्देश्य यही था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है हम उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री के ऊपर नहीं जाने देंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम इसे 1.5 डिग्री पर रोक दें सेल्सियस पर ग्लोबल टेम्परेचर। हमारा जो अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट इलुरु इलनेस। इलुरु इलनेस इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एलुरु टाउन है वहां से इसे ओरिजिनेटेड माना जा रहा है। वहां पर लगभग 550 लोग इससे प्रभावित मिले, जिनमें कॉन्वल्जन्स, सिजोर्स, डिजीनेस और नोजिया, हिंदी इसकी आपके सामने है, ये ट्रेट्स देखे गए, ये लक्षण देखे गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास, मतलब कि एम्स के पास, जो 45 सैंपल्स भेजे गए थे उनमें से 25 विक्टिम्स के ब्लड सैंपल्स में उन्हें लेड और निकल का कंटेमिनेशन मिला है, मतलब ट्रेसेस मिले हैं। संभावना यह है कि ये हैवी मेटल्स उनके ब्लड सैंपल्स में वाटर कंटेमिनेशन की वजह से गए, प्रदूषित जल की वजह से गए। सस्पेक्शन ये भी है, मतलब शंका ये भी जताई जा रही है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो लीक है, जो रसना है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस में, उसकी वजह से ये ह्यूमंस तक पहुंच रहा है। कंसर्न ये रेज किया गया है कि ये केमिकल्स अगर ब्लड सैंपल्स में हैं तो नुकसानदेह हैं। हालांकि ये अभी कम है, काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट। अब ये ऐसे ही सोर्सेज से गए होंगे, ये इसी वजह से पता भी चल रहा है क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं अगर ये हाई होते तो संभावना थी कि ये हो सकता है बाय एयर गए हों और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, उसे भी अफेक्ट कर सकते थे। खैर ये वाटर सोर्सेज से गए होंगे, इसीलिए अभी ये कम है। जनरल फैक्टर्स की बात करें तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। जो लेड एसिड बैटरीज हैं हम उनको एक तो रिसाइकिल नहीं कर पाते, जो रिसाइकिल करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, इनफॉर्मल है, सही तरीके से रिसाइकिलिंग नहीं होती। व्हीकल ओनर से बढ़ रही है तो बैटरीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है और जो बैटरी रिसाइकिलिंग रेगुलेशंस हैं वो इंडिया में अच्छे हैं नहीं। जो इलीगल रिसाइकिलिंग होती है उसमें तो रिसाइकिल करने वाले लोग बैटरी को यूं ही तोड़ देते हैं, एसिड को और लेड को जमीन पर मिट्टी में बहा देते हैं, जिसके बाद वो वाटर सोर्सेस में मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये ह्यूमंस तक पहुंच भी जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट के बारे में है। मोरक्को अभी इस बात पर राजी हो गया है और इसके बाद ये 4th अरब नेशन बन जाएगा जो इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल करेगा। अरब कंट्रीज इजराइल को लेकर काफी राइवल रहती हैं, लेकिन एक एक करके यूएसए के असिस्टेंस से अब ये देश इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को सामान्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है मोरक्को? क्योंकि यूएसए ने मोरक्को को एक बहुत बड़ी रियायत दे दी है और यह कहा गया है यूएसए की तरफ से कि जो वेस्टर्न सहारा की टेरिटरी है जो काफी लंबे समय से डिस्प्यूटेड है वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के बीच में, उस पर यूएसए अब मोरक्को के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा। बदले में मोरक्को इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेगा। मैप में लोकेशन देखेंगे तब समझ में आएगा। यह है पूरा अफ्रीका। अफ्रीका का ये जो सहारा का रीजन है इसके वेस्ट में ये कंट्री है वेस्टर्न सहारा और इसके नॉर्थ में यहां पर आपको मिलेगा मोरक्को। मोरक्को वेस्टर्न सहारा के एक बहुत बड़े हिस्से को क्लेम करता है, इनफैक्ट राइट नाउ वो उसे एडमिनिस्टर भी करता है। यहां पर देखिए जो बाउंड्री दिखाई गई है दैट इज ऑफ मोरक्को, ठीक है। ये बाउंड्री मोरक्को की है जो डॉटेड है, इसके ऊपर मोरक्को है और ये जो नीचे का एरिया है जो सेम कलर में है उसे मोरक्को एडमिनिस्टर करता है और ये जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डार्क कलर है ये एरिया जो है वो वेस्टर्न सहारा का है जो ओरिजिनली वो रूल करते हैं और कई सारे रिफ्यूजीज अल्जीरिया में हैं। साइड में अगर आप पूर्व में देखेंगे वेस्टर्न सहारा के तो ये कंट्री है मॉरिटानिया और मोरक्को के पूर्व में या ईस्ट में आपको अल्जीरिया मिलेगा। तो लोकेशंस आपने मैप में देखी,
अब देखिए पूरा मामला ये है कि कहानी स्टार्ट होती है बहुत पहले। यहाँ पर ये जो मोरक्को का एरिया है, इस पर पहले फ्रांस का रूल हुआ करता था, और जो वेस्टर्न सहारा का ये पूरा एरिया है, यहाँ पर रूल हुआ करता था स्पेन का। ये रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जिसको मोरक्को क्लेम कर रहा है, बिकॉज इस एरिया में फॉस्फेट बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉस्फेट यहीं पर पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को बनाने में किया जाता है। फिश रिसोर्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर ऑयल भी बड़ी मात्रा में मिलता है। इस वजह से मोरक्को की निगाह वेस्टर्न सहारा की लोकेशन पर बनी रहती है। विवाद का कारण क्या है ये समझिए। टाइमलाइन में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1884 में जो ये पूरा रीजन है वेस्टर्न सहारा का, ये स्पेन के कंट्रोल में आ गया था। मतलब ये रीजन स्पेन के कंट्रोल में था, और मोरक्को का जो रीजन है वो फ्रांस के कंट्रोल में था। जो ये रीजन स्पेन के कंट्रोल में था वो उसे स्पेनिश सहारा कहा करते थे। इस रीजन को वो स्पेनिश सहारा बोलते थे क्योंकि स्पेन के अंडर में था। 1956 में मोरक्को फ्रांस से आज़ाद हो गया। इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, लेकिन मैप में देखते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये स्पेन के पास है, मोरक्को जो है वो फ्रांस के अंडर में था, जिसे 1956 में इन्होंने आज़ाद कर दिया। उसके एक साल बाद 1957 में मोरक्को ने यह कहा कि वेस्टर्न सहारा का जो पूरा एरिया है वो उनका है, लेकिन चूंकि उस समय वो स्पेन के रूल में था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ समय के बाद जब यूएन ने ये कहा कि पूरे दुनिया के जो देश हैं उनको डीकोलोनाइज किया जाए, कॉलोनी नहीं रहेगी, तो 1975 में स्पेन भी वेस्टर्न सहारा से चला जाता है। लेकिन जब स्पेन जाने लगता है तो वो गड़बड़ी करके जाता है। वो कहता यह है कि जो 2/3 ऊपर का हिस्सा है वो मोरक्को का होगा, और जो बाकी 1/3 नीचे का हिस्सा है वो मॉरिटानिया का होगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, और उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट जाके अल्जीरिया में बना ली, क्योंकि अल्जीरिया जो वेस्टर्न सहारा के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वेस्टर्न सहारा का ये जो वेस्ट का पार्ट है इसे मोरक्को ने एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मोरक्को जो है वो 80% वेस्टर्न सहारा की लोकेशन को, उसके फॉस्फेट रिजर्व को आज भी एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी फिर भी बनी रहती है। अभी यूएसए ने कहा कि हम आपके इस क्लेम को एग्री करते हैं, आप इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को सही कर लीजिए। वो स्ट्रेंज तो है बट सरप्राइजिंग नहीं है। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है। काजीरंगा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है, अब उसे बोट्स और बाइसिकल ट्रैक के जरिए भी एक्सप्लोर किया जा सकेगा। इवेंट ट्रैकिंग यानी कि जो यात्रा पर पैदल ही चले जाते हैं लोग, उसको भी वहाँ पे किया जा सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। आसाम में मिलेगा आपको। 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1908 में मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन पर इस पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था, जो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उस पूरे रीजन में। वहाँ का जो गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये फैला हुआ है। लीगल स्टेटस की बात करें तो 1974 में ये नेशनल पार्क बना, और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, 1985 में आ गया था, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कहा गया है इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। 2/3 दुनिया के जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोज हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर जो कंजर्वेशन किया जाता है उसमें बिग 4 स्पीसीज पर फोकस करते हैं: राइनोज, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। इनके कंजर्वेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है। नेशनल हाईवे 37 इस पार्क के एरिया से होकर गुजरता है, और 4 नदियाँ इसे क्रॉस करती हैं, क्रॉस करती हैं इनफैक्ट: ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी। कुछ और भी नेशनल पार्क आपको आसाम में मिलेंगे: 2000 डिब्रू सैखोव, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो ये तो हमने बात कर ली काजीरंगा के बारे में। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपने एक पेपर में सजेस्ट किया कि एक नया डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट की जानी चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, या तो स्टेट के असेंबलीज में या फिर पार्लियामेंट में, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं, उनकी बाउंड्रीज को फिक्स किया जाए। तो डिलिमिटेशन का उद्देश्य उसे वापस से फिक्स करना होता है, ताकि जो पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सके। जैसे कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सपोज करिए ये लगी हुई हैं। यहाँ पर जब डिलिमिटेशन किया गया तो दोनों में 50-50 हज़ार की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब एक जगह पे जो पॉपुलेशन है वो हो गई है 70,000, और यहाँ पे 50,000 ही है। तो बाउंड्री को कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों में 60,000 हो जाए। दैट इज डिलिमिटेशन। एट द सेम टाइम जब डिलिमिटेशन किया जाता है
तो देख लेते हैं कि कौन से एरिया में SC/ST पॉपुलेशन कहाँ कितनी है, तो उस हिसाब से सीट्स को डिटरमाइन करने में भी आसानी हो जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ। कॉम्पोजिशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस स्टेट में एक्सरसाइज की जा रही है वहाँ के स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। उद्देश्य होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को डिटरमाइन किया जाए, जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज है वो 4 बार हो चुकी है आज़ादी के बाद, 1952, 63, 73 और 2002। इसके लिए कानून आता है प्रॉपर, तो ये कानून भी आए थे उस टाइम पर जब डिलिमिटेशन करना था। अब देखिए डिलिमिटेशन जब किया जाता है तो ये डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ही हाई पावर बॉडी होती है। उन्होंने जो कह दिया उस बात की वैल्यू एक लॉ के इक्विवेलेंट होती है और उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। करंट सिनेरियो में देखिए 2001 का जो सेंसस था वो बेसिस है, जो भी बाउंड्रीज ड्रॉ की गई हैं। लोकसभा में जो सीट्स हैं या स्टेट असेंबली की जो सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, मतलब सीट्स के नंबर घटाए या बढ़ाए नहीं जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो आज भी 1971 के सेंसस के बेसिस पर है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है हम उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल किया, बढ़ने दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ गया, और जिन्होंने अच्छा काम किया इससे तो उनको पनिशमेंट मिल जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीट्स के नंबर्स को फ्रीज किया गया है। लेकिन इससे दिक्कत भी हो रही है। जब ये सीट्स डिटरमाइन की गई थी तो इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है, तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी डाइल्यूट हो रहा है। इस बात पर कंसर्न अभी भी रेस किए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में है। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में डॉट्स मिले हैं, ब्लैक कलर की ये डॉट्स आप इमेज में देख सकते हैं। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आइडेंटिफाई किया है कि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज है मैथमेटिकल सिंबल का फॉर जीरो। देखिए जीरो को हमेशा से ऐसे नहीं लिखा जाता था। इनिशियली जीरो को डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है ऑन वेरियस प्लेसेस। जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एपिग्राफिकल एग्जाम्पल हमारे पास जीरो का था वो 9th सेंचुरी का जो एक इंस्क्रिप्शन था जो हमें ग्वालियर में एक टेम्पल की वॉल पर मिला है वो माना जाता है। ऐसा नहीं कि इसके पहले जीरो के एविडेंसेस नहीं है, आर्यभट्ट ने उसके पहले ही इसके मैथमेटिकल जो वैल्यूज हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया था। लेकिन एपिग्राफिकल मतलब कहीं इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, कहीं दीवार पे इनग्रेव किया हुआ स्टोन पर, यह हमें इसके पहले तक इस टेम्पल में मिला था और अभी उसके पहले का हमें इस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिल गया है। मिल तो काफी पहले गया है, अभी तो इन्होंने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया है। जो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है ये 3rd सेंचुरी इंडियन मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि एक भोजपत्र पे लिखा गया है। जैसे आप भोजपत्र आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, बर्क बार्क पे, उसकी छाल पर। 1881 में हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी। बख्शाली एक गांव है पेशावर के नज़दीक में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले तो सब इंडिया ही हुआ करता था, तो ये वहां पर मिली थी। जीरो के बारे में यही है कि सबसे जो रिकॉर्डेड जो एपिग्राफिकल एविडेंस हमारे पास है अब वो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में है, जिसकी डेट देखिए 3rd to 4th सेंचुरी एडी बताई जाती है एज पर दी कार्बन डेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद आर्यभट्ट ने, इसके पहले देखिए यहां पर जो जीरो का सिंबल है इसे मैथमेटिकल वैल्यू में इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि प्लेसेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, प्लेस डिटरमाइन करने के तौर पे। जैसे 1000 लिखना है तो डॉट का इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी जीरो की। जीरो का वैसे तो काफ़ी पहले से हमारे कई सारे स्क्रिप्ट हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें शून्य का जिक्र किया गया है, लेकिन एज अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम जीरो को एक्सप्लेन किया गया आर्यभट्ट के द्वारा। और बाद में 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त जी ने भी मैथमेटिकल वैल्यूज के जो फॉर्मूलाज वगैरह थे उनको एक्सप्लेन किया। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। माइरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग नॉर्थ ईस्ट का एंडेमिक है। लेड पॉइजनिंग न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1985 में बनाई गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो ऑर्डर करता है वो फोर्स ऑफ लॉ होता है और इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी इंडियन मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि बर्क बाग पे लिखी गई है एक इंक से। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।